साथियों, सबको नमस्कार। आज की श्री राम कोचिंग क्लासेज चित्तौड़गढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि पिछली कक्षाओं को आपने बड़ी गहराई से और तन्मयता से अध्ययन किया। आपने बहुत अच्छा ऑनलाइन यूट्यूब पर रेस्पॉन्स भी दिया। जिस प्रकार की आप क्वेरी चाहते हैं और गहराई से भी आप अध्ययन करना चाहेंगे और जानकारी चाहेंगे तो आप बिल्कुल उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे मैसेज छोड़ दें कि सर इसके बारे में भी और जानकारी दें, तो मैं आपको जवाब देता रहूँगा। इसी क्रम में आज की कक्षा का विषय हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही यहाँ से शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पहला बिंदु आता है। इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र, विस्तार, आकार, जनजातियां, प्रजातियां आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों की चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है उसका विस्तार से उल्लेख करेंगे। दोस्तों, जिस पुरास्थल पर हम पहुंचते हैं और उस पुरास्थल पर जो हमें बहुत गहराई से जो जानकारियां मिली हैं उनसे प्रश्न बनाकर पूछते हैं और उस कड़ी को आज जोड़ते हैं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर चुके थे कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कौन कौन महत्वपूर्ण स्थल थे। जो स्थल थे उनका देशी विस्तार भी अध्ययन किया था। भारत में देखें तो सबसे उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में था। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तरी जो पुरास्थल अगर पूछे तो मैंने बताया था शोरतगुई, और जो अफगानिस्तान का जो स्थान है वो कहलाता है। दोस्तों, तो आइए उस क्लास में पुनः एक पीपीटी को दोहराते हुए आगे की क्लास हम लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अफगानिस्तान में जो केंद्र है वो कौन सा है और उसके बाद जो स्थल हैं वो कौन कौन से आते हैं। दोस्तों, जैसे प्रमुख पुरास्थलों की चर्चा में अफगानिस्तान सबसे पहले आता है और अफगानिस्तान में दो प्रमुख स्थान हैं, एक शोरतगुई और एक मुंडीगाग। दूसरा चले इससे नीचे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं उसको वर्गीकृत करके बताए गए हैं कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक ही स्थान है, उसका नाम है दोस्तों गुमला। जबकि पश्चिमी पंजाब की तरफ चले तो पश्चिमी पंजाब में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। कौन कौन से दोस्तों? जैसे हड़प्पा, जालिलपुर, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, ये जो पुरास्थल बताए गए हैं ये पश्चिमी पंजाब के स्थान है। दोस्तों, आगे चलें, सिंध प्रांत का महत्वपूर्ण स्थल जो कि मोहनजोदड़ो, उसी के स्थान में बचा हुआ जो श्रृंगारिक स्थल जिसे बताया गया था चनहुदड़ो, आमरी, कोट दीजी, ये स्थान बताए गए हैं। आगे चले दोस्तों कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के सबसे पश्चिम में स्थान पड़ता है, इस स्थान का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था जो कि इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी था, और वो है दोस्तों सुतका गेंडोर और इसके साथ बसा हुआ बालाकोट। आगे चले भारत में, तो भारत के क्षेत्र में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू का मांडा। इसी तरह पूर्वी पंजाब में चले तो पूर्वी पंजाब का कौन सा स्थान जो कि महत्वपूर्ण है, रोपड़ पंजाब में, संगोल और चक 86 चंडीगढ़, ये स्थान पंजाब में पड़ते हैं। दोस्तों, हरियाणा की बात करें जिसमें बनवाली और राखीगढ़ी महत्वपूर्ण स्थल थे। इसी प्रकार गुजरात में चले तो गुजरात का प्रमुख बंदरगाह लोथल, धोलावीरा, सुतका जो कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित हैं, उन स्थलों की चर्चा की जा चुकी है। आगे चले, राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल जिसे हम कालीबंगा कहते हैं और उसी के साथ में बसा हुआ निकटवर्ती क्षेत्र पीलीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, इनकी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, चलो सबसे पहले अपन स्थान लेते हैं दोस्तों जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो सभ्यता के बारे में मिली थी, वो स्थल है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की जानकारी आपको पता है सबसे पहले चार्ल्स मैसोन ने दी थी।
और चार्ल्स मैसोन ने 1826 में जब जानकारी दी, उसके बाद क्रमशः इसके बारे में अध्ययन उत्खनन चलता रहा और हड़प्पा जो स्थल हैं उनकी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हड़प्पा की स्थिति देखें दोस्तों तो नक्शे के द्वारा जैसे अपने दिख रहा है कि सिंधु नदी के एक सहायक नदी आ रही है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था पाकिस्तान में है, लेकिन कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी नदी के कौन से किनारे पर स्थित है। ये प्रश्न पूरा करता है अपना कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का पंजाब, और उसमें जिला जो तात्कालिक था मांटगोमरी, और वर्तमान जो जिला लिया गया है दोस्तों वो वर्तमान जिला कौन सा है, वो वर्तमान जिला लिया है शाहीवाल। शाहीवाल जो जिला वर्तमान में आता है और यहाँ की कुछ नस्लें जो पशुओं के लिए भी प्रसिद्ध है वो यहाँ से गिनी जाती हैं। आगे चले दोस्तों, एक प्रश्न कई बार बना है कि हमारा हड़प्पा को जो है रावी नदी के तट पर स्थित तो हैं, लेकिन तट भी पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हैं। और दोस्तों ये याद रखने के लिए एक छोटी सी आपको राय देता हूँ कि आपकी एक सहेली है जिसका नाम है दोस्तों रावी, और उस रावी सहेली को आप घर से विदा करते हुए उससे क्या करोगे, टाटा बाय बाय। अगर उसको आप विदा करते समय ये कहो रावी बाय बाय, तो आपको याद रह जाएगा, आगे के स्थल जो है तटवर्ती के हिसाब से याद आ जाएगा कि रावी नदी के कौन से तट पर है दोस्तों, बाएं तट पर स्थित है। आगे चले दोस्तों कि स्थिति हो जाने के बाद खोज और उत्खनन किसने किया है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हड़प्पा की प्रथम जानकारी किसने दी है दोस्तों। ये जानकारी देने वाला जो पहला विद्वान था वो कौन था, वो चार्ल्स मैसोन था, जिसने कि 1826 में जानकारी दी। उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम खोज किसने की। जब खोज की चर्चा आती है तो तात्कालिक जो पुरातत्व का निदेशक था जॉन मार्शल, उसके नेतृत्व में हमारे दयाराम साहनी ने वहां पर जाकर उत्खनन किया। तो प्रथम उत्खनन का श्रेय और खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। दोस्तों आगे चलें कि द्वितीय उत्खनन, क्योंकि एक ही पुरास्थल पर एक ही बार में उत्खनन पूरे लार्ज स्केल पर हो जाए जरूरी नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ से जो फाइंडिंग्स मिली वो तो जॉन मार्शल तात्कालिक रूप से ले गए, लेकिन विस्तार से जो नियोजित रूप से उत्खनन करने का काम जो व्यवस्थित रूप से 2 चरणों में हुआ है, एक उसी के कुछ वर्षों बाद 1926 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों, माधव स्वरूप वत्स। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में भी उत्खनन हुआ है कि 1946 में मार्टिमल व्हीलर के द्वारा तृतीय उत्खनन किया गया, और उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी है वो भारत सरकार को दी, और उसके द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर इस सिंधु सभ्यता के बहुत सारे उपनाम भी सुझाए गए हैं। ये उपनाम में सबसे पहले जैसे मान बात आती है कि क्या क्या है। पहला नाम जैसे दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, किसने दिया है, जॉन मार्शल ने। इसी सभ्यता का एक दूसरा नाम है क्या, हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुरातत्व में एक परंपरा है कि प्रथम स्थल पर उत्खनन हो जाने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा और प्रथम खुदाई हड़प्पा से हुई थी। लेकिन इसका एक दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी। किसकी, हड़प्पा की बात करें। हड़प्पा का नाम जो है उपनाम क्या प्रसिद्ध है, हड़प्पा का नाम है सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी। एक और बात, दूसरा जो उपनाम आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु सभ्यता का सिंहद्वार नगर। सिंधु सभ्यता का सिंहद्वार नगर, ये दोस्तों इसलिए कहा गया है कि उत्तरी क्षेत्र से, जो उत्तरी वाले जो क्षेत्र हैं वहां से जो लोग आते थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण विकसित जो नगर था वो हड़प्पा था। जैसे अफगानिस्तान, ईरान से आते हुए जो उधर के दर्रे से उधर के जो दर्रों को लांघ कर भारत में प्रवेश करते थे, उन दर्रों में पहला जो प्रमुख विकसित नगर जो आता था वो हड़प्पा था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सिंहद्वार। आगे चले दोस्तों
तो इस सभ्यता की प्रमुख पूरा सामग्री क्या मिलती है? दोस्तों यहाँ से किसी न किसी प्रकार से एक प्रश्न बनता ही बनता है, पूरा सामग्री का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और इस विषय को, इस पूरा सामग्री के विषय को मैंने सरलता से समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखो दोस्तों कि जिस स्थल पर हम पूरा स्थल पर जाएंगे, बिना खुदाई से अंदर में जानकारी नहीं मिल पाती। पुरातात्विक लोगों ने उसकी खुदाई की, एक्सकवेशन किया और उत्खनन करने के पश्चात जिस स्थल पर जितनी दूरी पर हमें सामग्री मिली है, उस सामग्री को विधिवत ढंग से प्रमाणिक रूप से लिखा है। तो सबसे पहले मोटे रूप से चलें तो यहाँ पर पूरा सामग्री की बात करें। पूरा सामग्री जो कि पुरानी जो दबे हुए अवशेष हैं उनको पुनः बाहर निकाल कर जो है विशेषज्ञता के आधार पर दर्शाए गए हैं। जैसे ही इसका प्रथम उत्खनन किया गया, बाहर से जब मिट्टी हटाई गई और मिट्टी हटाने के बाद अंदर से जो विधिवत बनी हुई सामग्री मिली है, उनमें बड़ी आकार की ऊन के रूप में उभरे हुए 2 टीले प्राप्त हुए। अब आपको एक थोड़ा सा प्रश्न बनता है, जिज्ञासा बनती है कि सर ये सारे जो लोग थे अंदर में दब गए, जरूरी है क्या? ऊपर में भी तो रह सकते थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता जब के लोग या इनका जो पतन हुआ, उसके पश्चात आंधी, धूल, बारिश जैसे जब भौगोलिक हलचलें हुई तो जो पुराना स्थान होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, और धराशायी होने के पश्चात ऊपर में जो मिट्टी और ढेर, बालू के ढेर जम जाते हैं, और ऊपर में और नए पौधे और नए लोग आकर बस जाते हैं, और अंदर की जो सामग्री है वो दबी रह जाती है। जब अंदर से कोई सामग्री बाहर आती है तो उसके साक्ष्य के आधार पर फिर उसका पूरा उत्खनन करते हैं, और उत्खनन करने के बाद उसमें जो क्या मिला है उसको वर्णित किया गया। तो यहाँ से पुरातत्व वेदाओं को जो यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए। एक और मैं यहाँ बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे टीले का नाम आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सभी नगरों में, बड़े बड़े नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए। किसी किसी नगर में एक जो साथ में मिला हुआ ही टीला प्राप्त हुआ है। वो इसलिए बताया गया दोस्तों कि वहाँ के जो लोग थे उनके निवास करने का ये ढंग था कि जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे वो अलग निवास करते थे, और सामान्य जनता जो है वो अलग निवास करते थे। अब सामान्य जनता के लिए निवास का अलग क्षेत्र, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जम गई वो अलग टीला है, और जहाँ पर विशेष वर्ग के लोग निवास करते थे उनके विशेष मकान या कुछ जो इमारतें बनी थी वो भी विशेष थी। उनके आधार पर जो ढका हुआ जो टीला है वो अलग टीला कहलाएगा। तो यहाँ पर हड़प्पा से भी 2 टीले प्राप्त हुए, और वो दोनों टीले जो हैं अलग अलग दिशाओं के आधार पर भी पूछे जाते हैं कि पहला टीला दुर्ग टीला कहलाता है और दूसरा जो टीला कहलाता है वो नगर टीला कहलाता है। तो साथियों इस प्रकार हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त हुए, पूर्व दिशा में दुर्ग टीला और पश्चिम दिशा में नगर टीला। दुर्ग जो टीला है इसको मार्टिमर व्हीलर ने क्या नाम दिया दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों माउंट AB। अब आगे चले दोस्तों कि जो 2 टीले हैं उनमें जो पूर्व दिशा का जो टीला था उसमें विशेष सामग्रियां विशेष रूप से मिलेगी, और जो नगर टीला है उनकी जो सामग्रियां हैं वो अलग प्रकार की मिलेगी। दुर्ग टीला जो कि हड़प्पा का मिला है उसमें महत्वपूर्ण सामग्री में सबसे पहले आता है अन्न का भंडार। देखो दोस्तों अन्न का भंडार जो होता है ये लोग खेतीबाड़ी किया करते थे, जो अतिरिक्त अनाज उत्पादित होता था उसका भंडारण करके समय के साथ ये विदेशों को व्यापारिक रूप से निर्यात भी करते थे। आगे बात करेंगे इनकी निर्यात की क्या स्थिति थी, लेकिन जब भंडार की बात आती है तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। और इस अन्न के भंडार की क्या विशेषता है दोस्तों मैं बताता हूं। जो दुर्ग टीले में ये भंडार मिला है इसमें वैज्ञानिक ढंग से इसको संजोने के लिए कई खंडों में विभाजित किया हुआ था कि ये जो अन्न का भंडार है एक तरफ 6 खंड और उसी के दूसरी तरफ भी कितने खंड थे? 6 खंड, और 6 और 6 खंड मिलाकर कितने खंड हो जाते हैं दोस्तों? 12 खंडों में विभाजित और ऊपर से आच्छादित था। ऐसा 12 खंडों में विभाजित अन्न का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। दोस्तों इसके बारे में आगे और भी डिटेल से बताए गए हैं कि इस अन्न के भंडार जो हैं
साइज जो है उत्खनन में किस प्रकार से मिलती हैं, तो अन्न का भंडार जो आपको चित्र में दिख रहा है इस प्रकार के भंडार को दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो है 6-6 खंडों में विभाजित कितने खंड हैं, 12 कक्ष या खंड बने हुए हैं। आगे इसी दुर्ग में जो है चबूतरे बने थे, क्योंकि जो आपका अन्न का भंडार है वो भी एक विशाल पेडिस्टल या आधार पर जो चबूतरे पर बना था, उसी चबूतरों पर बने हुए जो यहाँ पर वृत्ताकार चबूतरे दर्शाए गए हैं। आपसे भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि वृत्ताकार चबूतरे कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड़प्पा आपको दर्शाना है। तो यहाँ दुर्ग टीले में कितने चबूतरे मिले, 18। इसी प्रकार आपको पता है कि इतने उच्च अधिकारी भी रहते थे, अन्न का भंडार भी था, तो यहाँ काम करने वाले श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो श्रमिक लोग नगरों से आके काम करना दुखद था या दुविधाजनक था। इस कारण ये इन श्रमिकों के निवास के लिए क्वार्टर या उनके लिए बैरक या उनके श्रमिकों के लिए निवास स्थान भी बनाए गए दोस्तों। तो उत्खनन में यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, श्रमिक आवास भी मिले हैं और उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 15। आगे चलें तो बड़ी संख्या में जो लोग रहते थे या सामूहिक रूप से जब लोग इस दुर्ग के टीले में आते थे तो उनके भोजन पकाने के लिए बड़े आकार के जो भट्टियां भी मिली हैं। और इन भट्टियों से क्या मिला है दोस्तों, तांबा को गलाकर टीन मिलाकर उसे कांसा बनाने के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार ऐसी भट्टियां गोलाकार जो दर्शाई गई है, ऐसी नाशपाती के आकार की 16 भट्टियां कहाँ से मिली है दोस्तों, तो आप बताएंगे हड़प्पा के दुर्ग टीले से। आगे चले दोस्तों हड़प्पा के नगर टीले की तरफ। नगर टीले के चारों ओर भी क्या बनी थी, सुरक्षा दीवार। एक हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे ये दुर्ग टीला है और ये नगर टीला है। दुर्ग टीले और नगर टीले की सुरक्षा के लिए बाहर, दोनों टीलों के बाहर जो है पक्की ईंटों से बनी हुई क्या मिली है, सुरक्षा दीवार प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो नगर टीला बसा हुआ है उसके चारों ओर भी क्या प्राप्त हुई दोस्तों, सुरक्षा दीवार प्राप्त हुई। सुरक्षा दीवार का मतलब ये नहीं था कि बाह्य आक्रमणों से रक्षा थी। इसके दूरस्थ क्षेत्रों में जो जंगली जानवर या जो जंगली आतंकी जो लोग थे उनसे रक्षा के लिए इन्होंने अपनी दीवारें बना रखी थी। आगे चलें तो जैसे नगर जो टीला है उसके चारों तरफ भी क्या थी, सुरक्षा दीवार थी। और उस सुरक्षा दीवार का उत्खनन करने के पश्चात विद्वान जब अंदर गए तो क्या क्या पूरा सामग्री मिली है, उस सामग्री के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों जैसे ही ये नगर मिलता है, इस नगर के बाहर की पहले चर्चा बता देता हूं कि ये जैसे नगर का क्षेत्र है, इसमें नगर बसा हुआ है, लेकिन इसके जो दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा है, इस दक्षिण दिशा में एक विशाल कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे हम शमशान कहते हैं। ये जो शमशान है वो नगर टीले के किस ओर था, दक्षिण दिशा में। ये भी प्रश्न पूछा गया। आगे दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरास्थल मिलेंगे उनमें सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उस कब्रिस्तान के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। एक और बात, पुरातत्वविदों ने इसका नाम क्या दिया है, और ये कई बार परीक्षा में पूछ चुके हैं दोस्तों कि हड़प्पा से प्राप्त जो सबसे बड़ा शमशान है, शवाधान है, उसका क्या नाम है दोस्तों। विद्वानों ने इसका नाम दिया है R37। R37 ये नाम उन्होंने अपने साक्ष्यों को इंगित करने के लिए नाम दिया गया था और यही नाम कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया। आगे चले दोस्तों कि नगर के अंदर ही, अब नगर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नगर के अंदर क्या क्या सामग्री मिली है, उसमें एक आता है लकड़ी का ताबूत। विद्वानों ने यह भी बताया कि ये ताबूत देवदार की लकड़ी से बना था। देवदारू उस समय का वृक्ष चलता था, उस लकड़ी का बना हुआ ताबूत, जो कि आज शव को सुरक्षित रखने के लिए शव पेटिका बनाते हैं, ऐसा ताबूत बना हुआ हमें हड़प्पा के नगर टीले से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ से कांसे के बने हुए दर्पण, दर्पण का मतलब आईना, कांच, कांसा इस समय प्रचलित, सबसे प्रचलित, अधिक प्रचलित धातु थी। उस धातु पर इन लोगों ने क्या बनाए थे, कांच भी बनाए लिए थे। इसी प्रकार और चले इन नगरों से जो सामग्री मिली है वो है दोस्तों सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें।
अब मोहरों के बारे में दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो मैं आपको बता देना चाहूंगा। एक इसमें पूछा गया है कि आयताकार मोहर है, ये जो आयत के आकार की जो मोहरें हैं कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो हड़प्पा से। एक प्रश्न तो ये कंप्लीट। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सर्वाधिक आयताकार मोहरें भी कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये भी हड़प्पा से। लेकिन एक बारीकी से एक प्रश्न और बनता है, अगर ये मोहर आयताकार हैं तो इस पर मात्र क्या लिखा हुआ है, लेख। लेख का मतलब है कि यहाँ पर किसी व्यापारी का नाम हो सकता है, इष्ट का नाम हो सकता है। केवल नाम लिखकर ऐसी मोहर बनाने का क्षेत्र जो था हड़प्पा था। तो लेख युक्त आयताकार सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से। आगे मैं जो दूसरा पूरा स्थल लूंगा उसमें भी चर्चा करूंगा। एक आकार की दृष्टि से देखें आपको, तो एक आकार जैसे आयताकार बता दिया, दूसरा जो मोहर का प्रकार मिलेगा वो वर्गाकार मिलेगा। ये वर्गाकार में क्या विशेषता होती है कि इसमें ऊपर में लेख मिलेगा तो नीचे चित्र मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर वर्गाकार मोहर के बारे में पूछे तो जरूर वहां पर लेख और चित्र दोनों मिलेंगे, लेकिन आयताकार मोहर के बारे में प्रश्न पूछे तो वहां केवल लेख ही मिलेगा। और ये सर्वाधिक कहां से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है दोस्तों। आगे चलें, इस पुरास्थल से जो और सामग्रियां मिली है, जो फाइंडिंग्स मिली है, वो क्या है कि यहाँ पर पत्थर की बनी हुई दो मूर्तियां मिली है दोस्तों। और ये मूर्तियां क्या थी, पत्थर की मूर्तियां ऐसी थी छोटी छोटी। उन मूर्तियों को क्या था, उनमें छेद बने हुए थे कि उनको क्या कि किसी रस्सी में या लकड़ी में पिरोकर कहीं पर स्थापित की हुई थी। छेद युक्त पत्थर की दो मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त हुई। इसी प्रकार एक मूर्ति ऐसी मिली है जो दोस्तों बिना वस्त्र की थी। निर्वस्त्र धड़युक्त मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त हुई। इसी प्रकार अब जो बिंदु लेने जा रहे हैं वो हड़प्पा से ही है, लेकिन अन्य पूरा सामग्रियां आएगी। अन्य पूरा सामग्रियों का मैं मतलब यह है कि नगर या दुर्ग दोनों से छोटी छोटी सामग्रियां, ऐसी सामग्रियां जो कि सामान्य हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन सामग्री के बारे में आपसे देखना चाहूंगा कि एक एक सामग्री क्या है। स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब यह दोस्तों कि यहाँ पर जो आप कह रहे हैं अपने भारतीय संस्कृति में प्रतीक बनाए थे सूर्य का, कि जो प्लस के निशान में इस प्रकार के स्वास्तिक बनाने का जो चित्र है वो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से भी मिला। अन्य स्थलों से भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले यह जानकारी में जो आता है वो कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से। इसी प्रकार आगे चलें कि दूसरा क्या चीज मिली है, तो मातृ देवी की मूर्ति। दोस्तों ये प्रश्न बहुत आयत पूछा गया, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा से। लेकिन एक और बात है कि ये जो मातृ देवी की जो मूर्ति है, एक क्या विशेषता लिए हुए दोस्तों, इसके गर्भ में से एक पौधा निकल रहा है। ये गर्भ से जो पौधा निकल रहा है, इस कारण इसे कि ये इसकी जननी है, इस सभ्यता की जननी है, ये नाम इंगित कर दिया गया। एक और दूसरा बात कि ये जब अंकुरित गर्भ पौधा है, ये इनके फसलों के लिए और इनकी जनसंख्या वृद्धि के लिए एक शुभ प्रतीक चिन्ह है। इसे उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। आगे प्रश्न आता है कि उर्वरता की देवी या इनके स्वास्थ्य की देवी या इनके वंश वृद्धि की देवी भी कहा जाता है, तो वो जो मातृ देवी जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है दोस्तों, तो वो हड़प्पा से आती है। आगे चले दोस्तों कि इस देवी के अतिरिक्त और क्या सामग्री मिली है, तो यहाँ से बात आती है कि एक मछुआरे का चित्र। मछुआरा जाल लेकर जो है जलाशय से कुछ सामग्रियां प्राप्त करने के लिए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाल युक्त मछुआरे का चित्र जो है हड़प्पा से एकमात्र मिला है। और वो चित्र कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मैं बता देना हूँ कि यहाँ पर मिट्टी के जो बर्तन प्रचलित थे, उन मिट्टी के बर्तनों पर जो उन्होंने कलाकारी की है, उन कलाकारी के चित्रों से देखकर विद्वानों ने बताया है। आगे चले, एक दूसरा चित्र यहाँ से विशेष पूछा भी गया है, और वो कौन सा है दोस्तों, एक सांप
या सांप और बाज पक्षी। सांप को पंजे में पकड़ते हुए बाज पक्षी का चित्र भी एक जो मृदभांड था, मिट्टी का टुकड़ा था, उस पर चित्रित अंकित चित्र दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के दो चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं, एक तो मछुआरे का और एक दूसरा किसका, कि एक सांप को पंजे में लेकर उड़ता हुआ बाज पक्षी का चिन्ह जो यहाँ से मिलता है। आगे चलें कि शंख जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका बना हुआ बेल, जो कि यहाँ गाय और बैल के ज्यादातर मिलते हैं अवशेष, बेल के सबसे सर्वाधिक अवशेष मिलते हैं, तो इसमें शंख का बना हुआ बेल कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, हड़प्पा से। एक और दोस्तों बेल मिला है, मनुष्य भी था, तो उनके मनोरंजन के लिए बेल और मानव का युद्ध जो दर्शाया गया है, ऐसा चित्र जो है दर्शाता हुआ मोहर, मोहर का मतलब सिलठप्पा, जो केवल चित्र हैं, वो कहाँ से मिली है दोस्तों, तो हड़प्पा से मिलेगी। एक और दोस्तों कि अन्य सामग्री में पीतल की बनी हुई इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी का मतलब होता है दोस्तों, इक्का बोलते देहात में बैलगाड़ी। ये जो बैलगाड़ी है ये पीतल की बनी हुई, जो जिसमें बैल जुते हुए हैं और गाड़ी है, और उसको मनुष्य के द्वारा आगे ले जाते हुए इस तरह का जो ढलमा नुमा इक्का गाड़ी जो बनाई गई है, वो पीतल की बनी हुई कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, तो हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आज हमने जैसे अभी देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, उनमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की चर्चा तो विशेषकर होती है। अभी जो चर्चा कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, हड़प्पा की। हड़प्पा में सबसे पहले हमने ये देखा कि इसकी लोकेशन या स्थिति कहाँ है, तो लोकेशन हमने बताई पाकिस्तान में, जो शाहीवाल वर्तमान जिला है उसमें भी कौन सी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रथम खोज का श्रेय 1921 में दयाराम साहनी को जाता है। उसके बाद पुरातात्विक सामग्री देखी तो उसमें यह था कि दो टीले मिले, एक दुर्ग टीला और एक नगर टीला। दुर्ग टीले में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो हमें मिली थी वो क्या थी, 12 खंडों में विभाजित अन्न का भंडार, गोलाकार चबूतरे, इसी प्रकार की जो सामग्री है, और उन विशालकाय जनता के लिए सेवा करने वाले श्रमिकों के आवास, और वहां पर भोजन पकाने या तांबा को गलाने के लिए भट्टियां जो हैं दुर्ग टीले से प्राप्त। इसी तरह नगर टीले से पहुंचे तो नगर टीले में भी सुरक्षा दीवार के नीचे बाहर जो है दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा शमशान घाट मिला, और उसके अंदर में चले तो वहां पर जो है बताए गए जो अवशेष थे वो क्या थे, जैसे कि 2 पत्थरों की मूर्तियां, निर्वस्त्र मूर्ति, आयताकार मोहर, ये सब जो सामग्री थी, पूरा सामग्री वो हमने हड़प्पा से प्राप्त। दोस्तों आगे भी जो स्थल आएंगे उन स्थलों में क्या क्या सामग्री मिली है वो आपको परेशान करेगी कि सर आपने ये चीज वहां पर भी बताई थी, ऐसी चीज भी है जहां पर दोनों जगह से मिलती है या अन्य जगहों से भी मिलते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार आगे की विशेष रूप से केवल एक ही जगह मिलती है उसकी भी हम चर्चा आगे आपको तुलनात्मक रूप से दर्शाते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हड़प्पा थी उसकी हमने चर्चा की है। उसके बाद जो दूसरा स्थल लेते हैं वो कौन सा है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का ये भी सबसे बड़ा नगर है, और ये भी सबसे बड़ा नगर होने के बाद दूसरा ये आता है कि सबसे ज्यादा जो विकसित सामग्रियां जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है दोस्तों, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है ये आकार की दृष्टि से भी उत्तम है और विकास की दृष्टि से भी सबसे बड़ा और विकसित स्थल है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे पहले हम देखना चाहेंगे स्थिति। मोहनजोदड़ो की स्थिति देखें तो इसी प्रकार के जो उत्खनन करने के बाद जो चित्र में दर्शाए गए हैं इसकी तरह पुरावशेष मिले हैं, और उसमें भी हम देखें कि ये कहाँ पर बसा हुआ है। तो सबसे लोकेशन में चलते हैं तो देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भी कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में भी झीला जो आपसे पूछे तो वो कौन सा है, लरकाना, और नदी पूछेगा दोस्तों तो मुख्य सिंधु नदी, और तट पूछे तो दोस्तों कौन सा बताना है आपको, दायां तट। इससे पहले जो हड़प्पा था वो बाएं तट पर था, और ये कौन सा आएगा, दाएं तट पर आता है। दोस्तों चित्र में ये नक्शे में दिखाया गया है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां आ रही है उन सहायक नदियों में जो रावी आती हैं
उसके तट पर बसा हुआ अपना कौन सा है, हड़प्पा है। और उसी का जो मुख्य नदी जो सिंधु नदी बन जाती है, उसके दाएं तट पर जो है वो कौन सा बता हुआ है दोस्तों, वो है आपका मोहनजोदड़ो। तो लोकेशन के आधार पर हम देख चुके हैं कि ये जो स्थिति है पाकिस्तान में ही है और जिला है दोस्तों लरकाना, सिंधु नदी के मुख्य तट पर। आगे चले कि इस मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या प्रचलित है। मोहनजोदड़ो का उपनाम भी आएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो के उपनाम में सबसे पहला आता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। दोस्तों ये जो शब्द आएंगे वो शब्द है दोस्तों सभी सिंधी भाषा में लिए गए। मुर्दों का या मृतकों का जब टीला बता रहे हैं वो एक ही दिशा में इंगित करता है। मृतक लोग दबे पड़े हैं और उनका जो टीला है उस टीले को कहा गया मृतकों का टीला। लेकिन सिंधी भाषा में इसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मूल नाम जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो, जिसकी भाषा कौन सी है दोस्तों, सिंधी। और सिंधी भाषा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला होता है। आगे चले दोस्तों, इसके और नाम भी हैं जो कि सिंधी भाषा में ही दर्शाए गए हैं। कौन सा आगे दर्शाया गया है दोस्तों, प्रेतों का टीला भी एक ही अर्थ देता है। इसी प्रकार एक और दोस्तों नाम आता है, वो क्या है, सिंध का नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान का मतलब होता है ये हरा भरा क्षेत्र, सिंध क्षेत्र का हरा भरा क्षेत्र, जिसका एक दूसरा नाम भी क्या बताया, सिंध का बाग। क्यों नाम पड़ा है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। वर्तमान में सिंधु नदी का क्षेत्र बदल गया है, लेकिन इसके अंत प्रवाह में जो है नीचे इसकी दूसरी नदियां बहती हैं और वो नदियां छिछले स्तर पर बहती हैं, जिसके कारण वहां पर बहुतायत जो है मरुस्थल में जो है खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी के स्रोत हैं। और मीठे पानी के स्रोत होने के कारण वहां पर वनस्पतियां और जंगली जीव जंतु निवास करते हैं। हरा भरा क्षेत्र होने के कारण इसे नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा गया है दोस्तों। आगे चले कि इसकी खोज और उत्खनन का श्रेय किसे दिया गया है। पूर्व में भी बता चुके दोस्तों कि जब जॉन मार्शल इससे पुरातत्व के निदेशक बने थे 1904 में, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला उत्खनन 1921 में हड़प्पा का करवाया और दूसरा उत्खनन जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो का करवाया। और ये उत्खनन कब करवाया गया, 1922 में। और किसके द्वारा कराया गया दोस्तों, ये करवाया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। और जो ये राखलदास बनर्जी हैं, हाँ मोटे ताजे हैं, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने वहां पर जाकर उत्खनन किया था, क्योंकि दयाराम साहनी और उनकी टीम वहां हड़प्पा में पहले से ही काम कर रही थी। जब ये पहुंचे तो राखलदास बनर्जी ने साहित्यों में पहले से पढ़ रखा था कि कुषाण कालीन जो है यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप भी है। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप होने के कारण कि इसका मैं सर्वेक्षण भी करूं और वहां पर जो पुरातात्विक सामग्री अगर मिलती है तो उसका उत्खनन भी करूंगा। तो वहां पर जब ये साहित्यों के आधार पर उस बौद्ध स्तूप का जब पता लगा तो उसके बारे में आजू बाजू उन्होंने उत्खनन करना चाहा और उन उत्खनन के दौरान ही उसके नीचे बौद्ध स्तूप के नीचे जो दबा हुआ अवशेष है वो एक महानगर के रूप में दिखाई पड़ा। और वो महानगर कौन सा था दोस्तों, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का जो है खोज करने और उत्खनन करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, राखलदास बनर्जी को। अब बात आती है अगला बिंदु जो उप विषय बनता है मोहनजोदड़ो का, कि यहाँ से प्राप्त पूरा सामग्री की बात करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और यहाँ से भी उनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। तो क्लास को आज यही विराम देकर पुरातत्व पुरावशेषों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक चीज में बारीकी से बताना चाहूंगा और यहाँ से अवश्य आपके कंपटीशन में प्रश्न आएगा। इसलिए इस क्लास को आज यही विराम देते हैं दोस्तों। क्लास में और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और आपको दक्षित होकर इस क्लास को देखने के लिए और अपने दोस्तों को, दूसरे परिवार के लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
और पुनः अपेक्षा करता हूं कि कल इसी समय आपको क्लास में मिलेंगे दोस्तों, और वहां पर पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की पूरा सामग्री। जब तक अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे, और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।